हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इजी स्टडीज़ में। हायर मैथमेटिक्स के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले ये क्वेश्चन जहाँ पर एक सीरीज़ दी हुई है हमें और इसका सम फाइंड आउट करना है एंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और एरिया ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, ये जो सीरीज़ दी हुई है यहाँ पर z जो है बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स फील्ड, मतलब ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सीरीज दी हुई है। ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं n जीरो टू इन्फिनिटी, तो ये इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका सम फाइंड आउट करना है। समीशन z टू द पावर n, इसकी वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। क्योंकि ये जो इनफाइनाइट टर्म है ना, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, तो इसका सम एग्जिस्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर फाइनाइट टर्म्स दी हुई है तो आप उनको फटाफट से ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है कि इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, तो कुछ कंडीशन निकल के आएगी। तो वो कंडीशन ही हमें फाइंड आउट करनी है कि किस कंडीशन में ये सम एग्जिस्ट करता है और किस कंडीशन में नहीं। क्योंकि अगर मैं z इक्वल टू 0 रख दूँ तो आप जैसा कि देख सकते हैं आगे की टर्म सारी 0 हो जाएगी और सम कितना निकल के आ जाएगा 1। ठीक है, तो फॉर z इक्वल टू 0 ये सम कितना हो जाएगा 1, दैट मीन्स फाइनाइट। लेकिन अगर मैं z इक्वल टू 2 ले लूँ तो सम कितना आएगा z टू द पावर n, ये सम कुछ इस तरीके से होगा 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 + 2 + 4 आगे की टर्म इंक्रीज होती जा रही है, तो ये सम कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी पे। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो मतलब जब मैंने z इक्वल टू 0 लिया तो फाइनाइट सम है, जब z इक्वल टू 2 लिया तो सम इज नॉट फाइनाइट। ठीक है, इट इज़ इनफाइनाइट। तो z पे डिपेंड करेगा, आपको z पे कुछ कंडीशन निकल के आएगी कि किस केस में ये कन्वर्जेंट होता है, किस केस में नहीं। तो वही आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है कि क्या क्या किस किस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, वो सब आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो मैनुअली इस तरीके से तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो चलिए हम इसको प्रोसीड करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो पहला देखिए, जब भी इनफाइनाइट सीरीज की बात आती है कि इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज कर रही है या नहीं, तो आप क्या करते हैं, उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाते हैं। तो पार्शियल सम को मैं डिनोट कर देती हूँ SN। वो क्या होगा, आप पार्शियल सम लेने वाले हैं। इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स में से आप सिर्फ कुछ टर्म्स को कंसीडर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट n+1 टर्म्स को कंसीडर कर दिया, इसको बोल दिया SN। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN जब आप अप्लाई करेंगे तो n इन्फिनिटी को जब टेंड करेगा तो ये अपने आप में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर से सीरीज में। ठीक है, तो अगर इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो सीरीज की भी क्या करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वही सम होगा। तो सीरीज का सम इज इक्वल टू सीक्वेंस की लिमिट। तो सीरीज की प्रॉब्लम को हम ना किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सीक्वेंस की प्रॉब्लम में। तो जब भी इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन आता है उसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए आप हमेशा SOPS बनाते हैं, मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, और फिर उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स को डील करना तो ईजी नहीं है, उनके साथ हमको ऑपरेशंस भी नहीं पता। लेकिन फाइनाइट टर्म्स लेके यहाँ पर हमने एक सीक्वेंस बना ली और फाइनाइट टर्म्स के साथ हमें कुछ फॉर्मूले पता है, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक एल्जेब्राइक ऑपरेशन है, वो इजीली हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैंने SN कितना लिख दिया, 1 + z प्लस z टू द पावर n। अब यहाँ पे ना मैं एक ट्रिक यूज़ करने वाली हूँ। मैं क्या करने वाली हूँ, z से मल्टीप्लाई कर दो SN को। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, z। सेकेंड टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो z² + z³ प्लस z टू द पावर n+1। और ठीक है, इससे पहले वाली जो टर्म होगी वो होगी z टू द पावर n-1। उसको जब z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सेकेंड लास्ट टर्म आएगी z टू द पावर n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब SN में से मैं किसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, z टाइम्स SN। तो SN - z टाइम्स SN। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे ये फाइनाइट टर्म्स है, ये भी फाइनाइट है, सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। इनफाइनाइट टर्म्स में हम डायरेक्टली इस तरीके से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ना हमने उसका फाइनाइट आधा पोर्शन लिया है आपने। ठीक है, फाइनाइट, ताकि हम कुछ एल्जेब्राइक कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, z से z कैंसिल आउट, z² से z², इस तरीके से टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। z टू द पावर n से z टू द पावर n, यहाँ पर ये टर्म बची रहेगी z टू द पावर n+1 और यहाँ पर 1। तो मैं ये लिख सकती हूँ 1 - z टू द पावर n+1। यहाँ पे आप SN कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1 - z टाइम्स SN इक्वल्स टू 1 - z टू द पावर n+1। इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, SN 1 - z टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय 1 - z।
ये डिवाइड आप कब कर सकते हैं, व्हेन z इज नॉट इक्वल टू 1। आपको 1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि z इक्वल टू 1 पे ये क्या हो जाएगा, 0। 0 से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो जो भी प्रॉब्लम कर रहा है उन z को आप निकाल दीजिए। तो यहाँ पर z इक्वल टू 1 प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैंने z 1 को हटा ही दिया, तो ये होल्ड होगा व्हेन z इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो Sn कितना निकल के आ गया, 1 माइनस जेड टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस जेड। अब अगर मुझे इस Sn की लिमिट पता चल जाए, इसका मतलब हमको ज्योमेट्रिक सीरीज का सम पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वो हम फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास Sn कितना है, 1 माइनस जेड टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस जेड। अब आपको क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि ये कितना है, n को आपको इन्फिनिटी पे लेके जाना है। अब देखिए यहाँ पे जब n इन्फिनिटी पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस जेड। n आ रहा है कहीं भी, कुछ नहीं, तो ये तो सेम रहेगा। यहाँ पर 1 है वो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर n आ रहा है, तो जब आप n इन्फिनिटी को, n को जैसे जैसे बड़ा करेंगे यहाँ पर जरूर फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, n को देखो बढ़ाते जाओगे z टू द पावर n। देखिए अगर मैं मॉड z ग्रेटर देन 1 लूँ तो z टू द पावर n प्लस 1 क्या है, बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब z बड़ा है 1 से तो ये भी बढ़ता जाएगा, तो हमको कुछ फाइनाइट नहीं मिलने वाला। लेकिन अब मैं क्या कर दूँ, इफ मॉड z लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू भी नहीं, लेस देन 1। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 1 तो हमें प्रॉब्लम कर रहा है, z इज नॉट इक्वल टू 1, इसके लिए हमने फाइंड आउट किया है, तो 1 को हम नहीं इंक्लूड कर सकते। यहाँ पर मैंने लिया इफ मॉड z लेस देन 1। ठीक है, मॉड z जैसे ही 1 से लेस होगा तो आप बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड z टू द पावर n प्लस 1 विल टेंड टू 0। ये 1 से छोटी क्वांटिटी है, 1 से जब भी छोटी क्वांटिटी है उसकी आप पावर बढ़ाते जाएंगे तो वो टर्म किसको टेंड करेगी, 0 को। तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ z टू द पावर n प्लस 1 भी कहाँ पे जाएगा, 0। अगर मॉडुलस 0 पे जा रहा है तो वो टर्म भी 0 पे जा रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे Sn कहाँ चला जाएगा, Sn विल कन्वर्ज टू 1, ये तो 0 हो गया, अपॉन 1 माइनस जेड एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर मॉड z लेस देन 1। ये हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि मॉड z लेस देन 1 पे Sn कहाँ पे जा रहा है, 1 अपॉन 1 माइनस जेड। देखिए Sn हमने इतना निकाला था, जब z मॉड z लेस देन 1 होगा तब ये z टू द पावर n प्लस 1 कहाँ पे जाएगी, 0 पे जाएगी। ये इजीली हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी टर्म कितनी आ गई, 1 अपॉन 1 माइनस जेड। ठीक है, लेकिन अगर मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है उसके लिए क्या होगा, तो वो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इफ मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो क्या होगा, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि जब भी कोई सीरीज इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज होती है, ठीक है, इफ दिस इज कन्वर्जेंट देन इट्स nth टर्म टेंडिंग टू 0। ये आपने नेसेसरी कंडीशन है, सीरीज की कन्वर्जेंस की नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि उसकी nth टर्म जो है वो 0 को कन्वर्ज करनी चाहिए। हमारे केस में सीरीज दी हुई है 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से z टू द पावर n एंड सो ऑन। इस सीरीज का हमको सम फाइंड आउट करना है। मान लो कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, इफ दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इफ दिस इज कन्वर्जेंट देन इट्स nth टर्म डेफिनेटली कहाँ पे जानी चाहिए, 0 पे, zn टेंड्स टू 0। लेकिन अब हमको केस देखना है मॉड z ग्रेटर देन 1। अब आप सोचिए मॉड z जब ग्रेटर देन 1 है, मॉड z इज ग्रेटर देन 1, तो z मॉड z टू द पावर n भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1। डेफिनेटली 1 की पावर, यहाँ पे पावर n लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, इससे क्या आएगा, अगर ये मॉड z टू द पावर n ग्रेटर देन 1 है तो मॉड z टू द पावर n टेंड टू 0 कैसे हो सकता है, क्योंकि वो 1 से बड़ा है तो वो 0 के पास जा ही नहीं रहा है, तो z टू द पावर n भी 0 पे नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। अगर मॉड z इक्वल टू 1 है तब क्या होगा, तब भी z टू द पावर n जो है वो इक्वल टू 1। इसका मतलब z टू द पावर n विल नॉट कन्वर्ज टू 0, वो 0 पे तो कभी नहीं जाएगा। उसका मॉडुलस 1 है तो कुछ भी आएगा, जैसे z आप ले लीजिए आयोटा, आयोटा का मॉडुलस 1 है तो आयोटा टू द पावर n क्या आएगी, +1 आ सकता है, -1। ठीक है, आयोटा, लेकिन वो 0 पे नहीं जा रहा है, आपको चाहिए कि 0 पे जाए nth टर्म। अगर मॉड z ग्रेटर देन 1 लेंगे, जैसे 2 ले लीजिए, 2 आयोटा ले लीजिए, यहाँ पर रखिए 2 आयोटा टू द पावर n, क्या वो 0 पे जाएगा, नहीं। आप n को जैसे जैसे बढ़ाएंगे अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी, बट वो 0 पे नहीं जा रही। इसका मतलब मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इस कंडीशन के लिए nth टर्म 0 पे नहीं जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है। यहाँ से तो ये पता चल गया कि समेशन z टू द पावर n इज डाइवर्जेंट फॉर
मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि ये सम n 0 टू इन्फिनिटी, दिस सम इज, हमने पहले देखा 1 अपॉन 1 माइनस जेड, ये किसके लिए आया, फॉर मॉड जेड लेस देन 1, एंड फॉर मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमने कितना देख लिया इसका सम, ये आ जाएगा डाइवर्जेंट। तो देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज का सम कितना होता है, आप अगर फॉर्मूला जानते, रियल में हमने पढ़ा हुआ है a अपॉन 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो z है, तो a अपॉन 1 माइनस जेड। ठीक है, तो वो फॉर्मूले से ही मैच कर रहा है, यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स में भी सेम फॉर्मूला आ जाता है। तो कॉम्प्लेक्स में भी अगर ज्योमेट्रिक सीरीज दिख रही है तो उसके इनफाइनाइट जीपी का सम कितना लिखेंगे, a अपॉन 1 माइनस आर। कंडीशन आपको डालनी है कि मॉड जेड जो है वो क्या होना चाहिए, या कॉमन रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही आ रही है, कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, तो आपके पास ये सम आ रहा है। अदरवाइज क्या है, डाइवर्जेंट है। अगर मैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बताना है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, मॉड जेड इक्वल टू 1 जो होता है, मॉड जेड इक्वल टू 1 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर आप इसकी इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये यूनिट डिस्क या सर्कल ऑफ लेंथ 1। ठीक है, अब आपने कहा मॉड जेड जब लेस देन 1 है, इसका मतलब इनसाइड दिस डिस्क क्या होगी, कन्वर्जेंट, आउटसाइड क्या है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, ऑन द बाउंड्री इट इज डाइवर्जेंट, तो बाउंड्री को भी इंक्लूड कर दो, यहाँ पे क्या है, डाइवर्जेंट है, इनफाइनाइट इन्फिनिटी को जा रहा है सम। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था सम, तो सम की वैल्यू ये आ गई। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या निकालेंगे, वो एरिया आपको बताना होता है। ठीक है, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो गया मॉड जेड लेस देन 1, ये आपके पास क्या आ गया, रीजन आ गया। ये क्या है, ओपन यूनिट डिस्क आप लिख सकते हैं, अगर इसकी ज्योमेट्री पूछते हैं तो आप लिख सकते हैं ये ओपन यूनिट डिस्क है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे हमने पूरा इसको एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो कोई टेस्ट लगा के भी इजीली इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बता सकते थे, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, वो अवेलेबल है हमको। ठीक है, वहाँ से भी हम कर सकते थे, बट मैंने इसको यहाँ पर पूरा आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर कुछ टेस्ट अप्लाई नहीं करे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।